हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद होगा अच्छे होंगे। चलिए आज हम बात करते हैं साइंस के बारे में, जिसको बोला जाता है विज्ञान। ठीक, बात करेंगे, चर्चा रहेगा कक्षा 10 पे, बल्कि ये कक्षा 10 के लिए ही नहीं इम्पॉर्टेंट है। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर बैठते हैं जहाँ साइंस पूछी जाती है आपसे, उसके लिए भी बेहद इम्पॉर्टेंट होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बोलूँ, अगर आप यूपी का कोई एग्ज़ाम देते हैं, जैसे यूपीएसआई, यूपी पुलिस, यूपी जेल वार्डन, यूपी लेखपाल, या किसी एसएससी के एग्ज़ाम में बैठते हैं या रेलवे के एग्ज़ाम में बैठते हैं जहाँ पे आपसे साइंस पूछा जाए, उसके लिए बेहद इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए, फिजिक्स साइंस को 3 भागों में डिवाइड किया गया, एक फिजिक्स, एक केमिस्ट्री और एक बायोलॉजी, मतलब भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान। पहला हम बात करेंगे फिजिक्स। फिजिक्स का एक चैप्टर आता है जिसे बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक, तो इसमें हम देखते हैं प्रकाश क्या होता है। प्रकाश या लाइट क्या होता है। प्रकाश क्या होता है? ऊर्जा का स्रोत होता है। क्या होता है? ऊर्जा का स्रोत होता है। इसको इंग्लिश में आप बोल सकते हैं एनर्जी इज ए सोर्स ऑफ लाइट। क्या बोल सकते हैं? एनर्जी इज ए सोर्स ऑफ लाइट, मतलब प्रकाश ऊर्जा का स्रोत होता है। इसके बारे में आप पिछली कक्षाओं में बहुत बढ़िया से अध्ययन किया होगा। अब आइए हम बात करते हैं परावर्तन। परावर्तन क्या होता है? परावर्तन जिसको बोलते हैं हम रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन। ठीक, परावर्तन का मतलब ये होता है कि जब प्रकाश किसी चमकदार या पॉलिशदार तल से टकराकर वापस होता है, इस घटना को हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। कहने का मतलब, जब प्रकाश इस पॉलिशदार, देखिए बोर्ड पॉलिश है ना, इस तल पे गिरेगा तो टकराकर वापस होगा, इस घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। ठीक, अब देखिए, प्रकाश परावर्तन के कुछ नियम होते हैं। प्रकाश परावर्तन के क्या होते हैं? कुछ नियम होते हैं। आइए हम उनके नियमों के बारे में जानते हैं। ठीक, तो देखिए, प्रकाश परावर्तन के नियम क्या होते हैं मैं बताता हूं आपसे। तो हम हेडिंग डाल सकते हैं परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम, जिसको बोल सकते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक, अब देखिए, परावर्तन के 2 नियम होते हैं। परावर्तन के 2 नियम होते हैं। हम नियम आपको बताते हैं एक फिगर के माध्यम से। देखिए, मैंने कहा कि एक सतह है, एक क्या है? सतह है। ठीक, ये सतह कलई या पेंट किया हुआ है, या पॉलिशदार जिसे आप बोल सकते हैं, पॉलिशदार। कैसा है? पॉलिशदार है। ठीक, इस सतह पे अगर कोई प्रकाश की किरण आई, ठीक, सतह पर प्रकाश की किरण आई और इस पर गिरी और गिरकर वापस हो गई। गिरकर क्या हुई? वापस हो गई। ठीक, अब वापस हो गई तो इन दोनों के बीच में कुछ आपको कोण बनता हुआ दिखाई देगा, या आप कह सकते हैं कि इन दोनों के मध्य में एक काल्पनिक रेखा हम खींच सकते हैं। इन दोनों के मध्य में हम एक काल्पनिक रेखा, जो रेखा हमने खींचा काल्पनिक रेखा, उसे हम क्या बोलते हैं? अभिलंब। क्या बोलते हैं? अभिलंब, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं नॉर्मल। ठीक, क्या बोलते हैं? नॉर्मल। अब देखिए, जो प्रकाश की किरण आई उससे हम बोलते हैं आपतित किरण। क्या बोलते हैं? आपतित किरण। आपतित किरण, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं इंसिडेंस रे। ठीक, और जो प्रकाश की किरण गिरी
और गिर कर टकरा कर वापस हो गए उसे हम बोलते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित किरण क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड रे। अब देखिए, आपने समझा कि जब प्रकाश किसी चमकदार या पालिशदार तल से टकराकर वापस होता है, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब जब प्रकाश किसी चमकदार तल पर गिरेगा तो उसे हम क्या बोलेंगे? आपतित। मतलब प्रकाश गिर रहा, आ रहा है, प्रकाश क्या हो रहा है? गिर रहा, मतलब आ रहा है, मतलब आपतित किरण। और गिरकर जब वापस जा रहा है, मतलब बाहर जा रहा है ना, तो उसे परावर्तित किरण बोलते हैं। ठीक, अब देखिए इनके बीच में कुछ ना कुछ कोण दिख रहा होगा आपको बनता हुआ, तो ठीक, जो इधर इस साइड कोण बनता है उसे बोलते हैं आपतन कोण। क्या बोलते हैं? आपतन कोण, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं इंसिडेंट एंगल। क्या बोलते हैं? इंसिडेंट एंगल। और जो इस साइड कोण बनेगी उसे बोलते हैं परावर्तन कोण। क्या बोलते हैं? परावर्तन कोण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्टेड एंगल। ठीक, इसको हम आई से दिखाते हैं और इसको आर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, कहने का मतलब इन दोनों के बीच में जो कोण बनेगा, एक होगा आपतन कोण जिसे आई से प्रदर्शित करते हैं और एक होगा परावर्तन कोण जिसे आर से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए, मैंने कहा कि परावर्तन के दो नियम होते हैं, तो आप सिंपली डिफाइन कर सकते हैं। परावर्तन के कितने नियम होते हैं? मैंने कहा दो नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं? दो नियम। पहला नियम क्या होता है? आप देखिए, आप लिख सकते हैं मेरे साथ साथ या समझ के लिख सकते हैं। मैंने कहा आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में तथा एक ही बिंदु पर होते हैं। पहला क्या कहा? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में तथा एक ही बिंदु पर होते हैं। तो इसको आप लिख भी सकते हैं, सिंपली लिख सकते हैं आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल तथा एक ही बिंदु पर होते हैं। ठीक है, मैंने कहा आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल तथा एक ही बिंदु में होते हैं। अब दूसरा परिभाषा आप देखिएगा, दूसरा क्या होगा? आप देखिए, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण दोनों आपको आपस में बराबर दिख रहे होंगे। आप अगर इसका प्रयोग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। एक कांच का शीशा लीजिएगा, ठीक, उसको क्या करिएगा, एक कागज के पास रखिएगा ऐसे, उस पर जब प्रकाश की किरण आएगी, जो किरण जाएगी उस पर रेखा खींचिएगा और जो किरण टकरा कर वापस होगी वो किरण खींचिएगा और उन दोनों के बीच में एक आप ऐसे काल्पनिक रेखा खींचिएगा, तो उन दोनों का जब आप कोण मिलाएंगे तो आपको बराबर दिखेगा। ये आप प्रैक्टिकल कर सकते हैं। तो दूसरा आप क्या कह सकते हैं? आपतित कोण तथा परावर्तित कोण दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो क्या लिख सकते हैं? आपतित कोण तथा परावर्तित कोण दोनों आपस में बराबर होते हैं। ठीक, दोनों आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। मतलब कोण आई बराबर कोण आर, क्या होते हैं? कोण आई बराबर कोण आर। ठीक, आपतित किरण तथा परावर्तित किरण आपतित कोण तथा परावर्तित कोण दोनों आपस में बराबर होते हैं।
अब देखिए हम एक चीज़ और आपको बताते हैं। अब बताते क्या है हम आपको, एक देखिए प्रतिबिंब होता है, प्रतिबिंब के बारे में हम बताते हैं आपको। इसमें प्रतिबिंब क्या होता है आपको बता देते हैं, फिर आगे चलते हैं। अब देखिए प्रतिबिंब मतलब क्या होता है, इमेज। प्रतिबिंब का मतलब क्या होता है, इमेज। और आपने जो पढ़ा है परावर्तन के नियम, पूछ सकता है आपसे एग्जाम में, ठीक। परावर्तन के क्या नियम होते हैं, 10वीं के एग्जाम में पूछ सकता है। अब हम आपको बताते हैं प्रतिबिंब। देखते हैं प्रतिबिंब होता क्या। प्रतिबिंब को हम बोलते हैं इमेज, ठीक। क्या बोलते हैं, इमेज। अब जैसे आप मोबाइल में फ़ोटो खींचते हैं तो वो फ़ोटो आपका मोबाइल के गैलरी में जाके सेव हो जाता है, उसी को हम बोलते हैं इमेज। इमेज मतलब प्रतिबिंब। देखिए प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है, प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है। एक होता है वास्तविक, जिसे हम बोलते हैं रियल, और एक होता है आभासी, जिसे हम बोलते हैं वर्चुअल। वर्चुअल वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में आपसे अंतर पूछ सकता है 10वीं में। तो वास्तविक का मतलब होता है प्रतिबिंब कैसा बने, उल्टा। कैसा बने, उल्टा। आभासी का मतलब होता है प्रतिबिंब कैसा बने, सीधा, ठीक। आभासी का मतलब प्रतिबिंब सीधा बने, वास्तविक का मतलब प्रतिबिंब उल्टा बने। दूसरा आप लिख सकते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर लिया जा सकता है, पर्दे पर लिया जा सकता है, और आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं लिया जा सकता, ठीक। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर लिया जा सकता है और आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं लिया जा सकता है, ठीक। तो प्रतिबिंब के बारे में आपको समझ में आया होगा। आइए अब हम बात करते हैं दर्पण के बारे में, ठीक। किसके बारे में बात करते हैं, दर्पण मतलब मिरर, ठीक। अब मिरर क्या होता है, देखिए दर्पण क्या होता है। दर्पण किसी कांच के खोखले गोले का एक भाग होता है। गोला तो आपने देखा होगा। गोला का मतलब क्या होता है, आपने मान लीजिए आप एक गोला बनाए, ठीक। अब क्या बनाए, एक गोला बनाए। इस कांच, एक गोला है, कांच का मतलब शीशा होता है, तो कांच के खोखले गोले का क्या होता है, एक भाग होता है, ठीक। अब देखिए एक कांच के खोखले गोले का एक भाग होता है, तो सिंपली अगर हम इसको हटा दें, ठीक, एक दर्पण बना। इसी को क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं दर्पण। अब देखिए आपने परिभाषा जाना कि गोला कांच के खोखले गोले का एक भाग होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, दर्पण, ठीक। अब दर्पण दो प्रकार के होते हैं, दर्पण दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है समतल दर्पण, एक क्या होता है, समतल दर्पण। दूसरा होता है गोलीय दर्पण। क्या होता है, गोलीय दर्पण। पहला क्या होता है, समतल दर्पण, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्लेन मिरर। क्या बोलते हैं, प्लेन मिरर। अब गोलीय दर्पण को बोलते हैं स्फेरिकल मिरर, ठीक। गोलीय दर्पण को क्या बोलते हैं, स्फेरिकल मिरर। समझिए समतल दर्पण क्या होता है, इसके बारे में हम बताते हैं आपसे। समतल दर्पण का मतलब प्लेन मिरर, ठीक, जिसकी सतह क्या हो, प्लेन हो, ठीक। अब समतल का मतलब, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये समतल दर्पण, ये आपसे पूछ सकता है। इसको इंपॉर्टेंट आप समझ, या तो कंपटीशन या तो हाई स्कूल के एग्जाम में, 10वीं के एग्जाम में। समतल दर्पण का मतलब क्या होता है, अगर वस्तु, देखिए अगर वस्तु क्या हो रही है, 1 मीटर की दूरी पर रखी है, कितनी, 1 मीटर की दूरी पर, ठीक। अगर वस्तु 1 मीटर की दूरी पर रखी है तो इसका प्रतिबिंब भी दूसरी तरफ कितनी मीटर की दूरी पे बनेगा, 1 मीटर की। दूसरी बात आप कह सकते हैं, अगर वस्तु की साइज 1 मीटर है तो प्रतिबिंब की साइज भी उसकी दूसरी तरफ 1 मीटर की होगी। मतलब अगर 1 मीटर की दूरी पर एक वस्तु को रखा जा रहा है तो उसके पीछे 1 ही मीटर की दूरी पे प्रतिबिंब भी बनेगा। अगर वस्तु की साइज 1 मीटर है तो उसके पीछे भी वस्तु की साइज 1 मीटर। मतलब कह सकते हैं जैसा वस्तु होगा वैसा ही प्रतिबिंब बनेगा, ठीक। इसके बारे में आप समझ लीजिए। अब हम बात करते हैं आपसे गोलीय दर्पण।
गोलीय दर्पण को भी दो भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 2 भागों में। एक होता है अवतल दर्पण और एक होता है उत्तल दर्पण। ठीक, एक होता है अवतल दर्पण, एक होता है उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण को बोलते हैं कॉनकेव मिरर, उत्तल को बोलते हैं कॉन्वेक्स। ठीक, आपने जाना कि गोलीय दर्पण को 2 भागों में बांटा गया है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। थोड़ा सा इसमें और देख लीजिए, अवतल दर्पण को पहचानेंगे कैसे? मैंने कहा कि जिसका अंदर का भाग दबा हुआ होगा अर्थात परावर्तक तल होगा। क्या होगा? परावर्तक तल। और बाहर का भाग कलई या पेंट किया होगा। ठीक, उत्तल दर्पण को पहचानेंगे कैसे? जिसका अंदर का भाग दबा हुआ या परावर्तक तल जिसे बोलते हैं और बाहर का भाग कलई या पेंट किया गया हो। ठीक, उत्तल दर्पण का मतलब क्या होता है? जिसका अंदर का भाग कलई या पेंट किया गया हो और बाहर का भाग क्या हो? उभरा हुआ हो या परावर्तक तल हो, उसे हम क्या बोलते हैं? उत्तल दर्पण। ठीक, आइए आपको बता दिया कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण को पहचानते कैसे हैं। अब हम आपको आगे बताते हैं क्या। देखिए, आगे इनके बारे में कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं, जान लेते हैं, ताकि हमें आगे जब दर्पण के, देखिए अवतल दर्पण के 6 तरह से इमेज बनते हैं। अवतल दर्पण की 6 प्रकार के इमेज बनते हैं, तो उसमें हमें काम आएगा। तो उसके बारे में हम और कुछ डिटेल जान लेते हैं कि मतलब दर्पण में क्या क्या होता है। तो हम आगे जानते क्या है। देखिए, हम एक इमेज से पूरा आपको क्लियर कर देते हैं और सिंपली साधारण भाषा में क्लियर कर देते हैं, ताकि आपको एग्जाम में या किसी कंपटीशन के क्षेत्र में आपको दिक्कत ना हो। मैंने कहा कि ये हमारा क्या है? अवतल दर्पण है। आपको तो मालूम चल गया होगा, अभी पीछे देखा। ठीक, ये क्या है? अवतल दर्पण है। और ये क्या है? उत्तल दर्पण। ठीक, यहाँ पे देखिए, इसको मैंने M1 ले लिया, इसको M2, इसको भी M1, इसको M2। अब M1 M2 लेने का मतलब M फॉर मिरर होता है। M फॉर क्या होता है? मिरर। मिरर मीन्स दर्पण। ठीक, ये चीज़ आपको समझ में आया? M फॉर मिरर, मिरर मीन्स दर्पण। अब देखिए, दर्पण के मध्य बिंदु को हम क्या बोलते हैं? दर्पण के मध्य बिंदु को क्या बोलते हैं? ध्रुव, जिसको पोल बोलते हैं, या ध्रुव जिसे हम P से दिखाते हैं। दर्पण के मध्य बिंदु को क्या बोलते हैं? पोल या ध्रुव, जिसे हम P से क्या करते हैं? दिखाते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ठीक, मतलब अगर आपसे पूछ ले ध्रुव की परिभाषा लिखिए कोई, ऐसे तो मतलब कोई पूछेगा नहीं, अगर बाय द वे कोई पूछ ले तो आप कह सकते हैं दर्पण के मध्य बिंदु को हम क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। अब देखिए, अब आपको बताते हैं कि वक्रता केंद्र क्या होता है। वक्रता केंद्र, ठीक है, हम आपको बताते हैं वक्रता केंद्र क्या होता है। ठीक, अब देखिए, मैंने कहा कि एक गोला है। ठीक है, एक गोला है, इसकी कोई केंद्र होती है, जिसे सी से बोलते हैं, सेंटर बोलते हैं, केंद्र। ठीक, तो हम कह सकते हैं गोले के केंद्र को ही दर्पण की वक्रता केंद्र कहते हैं। तो क्या कह सकते हैं? गोले के केंद्र को ही दर्पण की वक्रता केंद्र कहते हैं। अगर आपको परिभाषा लिखना हो, गोले के केंद्र को ही दर्पण की वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक, ये चीज़ समझ में आया आपको? अब आइए कुछ और बताते हैं। अब मैंने कहा कि ये तो गोले का केंद्र है। गोले का केंद्र, गोले के केंद्र से गोले के किसी हिस्से पे अगर कोई भी रेखा हम खींचते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? त्रिज्या। ठीक, तो हम कह सकते हैं गोले की त्रिज्या को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। गोले की त्रिज्या को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। और अभी मैंने बताया कि गोले के केंद्र को दर्पण की वक्रता केंद्र कहते हैं। इसको भी आप जान लीजिए, वक्रता केंद्र, जिसे हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक, अब देखिए, आपने समझ लिया ध्रुव क्या होता है, वक्रता त्रिज्या क्या होती है, वक्रता केंद्र क्या होता है।
अब एक बात हम आपसे करते हैं कि मुख्य अक्ष क्या होती है। मुख्य अक्ष क्या होती है? अब देखिए, मुख्य अक्ष का मतलब क्या होता है? ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या हम क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। मतलब मैं कहूं कि ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को हम मुख्य अक्ष कहते हैं। मतलब ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा क्या होती है? मुख्य अक्ष, जिसे बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। मुख्य अक्ष। ठीक, बात आपको समझ में आया कि मतलब वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, और ध्रुव किसे कहते हैं, मुख्य अक्ष किसे कहते हैं। अब आइए हम बात करते हैं आपसे मुख्य फोकस। उसके पहले हम एक और चीज डिस्कस कर लेते हैं, दर्पण का द्वारक क्या होता है। अब देखिए, दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को क्या कहते हैं? दर्पण का द्वारक। मतलब दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को हम क्या कहते हैं? दर्पण का द्वारक। अगर ये चीज देखा जाए तो ये क्या होगा? दर्पण का द्वारक। एक परावर्तक तल, इसका व्यास हो जाएगा, इसके व्यास को हम क्या कहते हैं? दर्पण का द्वारक, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में अपार्चर ऑफ मिरर। ठीक, क्या बोलते हैं? अपार्चर ऑफ मिरर। अब आइए हम आपको बात बताते हैं मुख्य फोकस क्या होता है। बताते हैं आपको मुख्य फोकस क्या होता है। ठीक, अब दिखाते हैं हम आपको मुख्य फोकस क्या होता है, कैसे बनता है, मैं आपको सिखा देता हूं। देखिए, मुख्य फोकस का मतलब क्या होता है। मैंने अगर कहूं कि ये हमारा अवतल दर्पण है और ये हमारा उत्तल दर्पण है, आपको पता चल गया ये मुख्य अक्ष होती है, ये ध्रुव होता है, यहाँ पे कहीं पे वक्रता केंद्र होगी, ये भी क्या होता है? ये ध्रुव होता है, ये मुख्य फोकस होती है, यहाँ पे वक्रता केंद्र होगा और इसके बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, इसके बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक, अब देखिए हम मुख्य फोकस के बारे में बताते हैं आपके। लिख लेते हैं हेडिंग को, मुख्य फोकस, जिसे बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। ठीक, अब देखिए हम कह सकते हैं मुख्य अक्ष के समांतर, ये मुख्य अक्ष आपको मालूम चल गया, तो कह सकते हैं मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं, जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं, उसे हम मुख्य फोकस अर्थात अवतल दर्पण में कहते हैं, और तथा जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उसे हम उत्तल दर्पण में मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक, आप कह सकते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उसे हम क्या कहते हैं? दर्पण का मुख्य फोकस। बात समझ में आया? तो कहने का मतलब मुख्य अक्ष के समांतर मैंने कहा कि ये प्रकाश चल रही है, ठीक, और परावर्तन के पश्चात, इससे दर्पण से परावर्तन मतलब टकरा कर जब वापस होगी तो किसी बिंदु से होकर जाएगी। ठीक, परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं उसी को हम क्या कहते हैं? दर्पण का मुख्य फोकस। ठीक, और भी हम प्रकाश ले लेते हैं। मैंने कहा कि ये प्रकाश गया तो ये भी तो टकरा कर वापस होगा, तो जिस बिंदु पर टकरा कर वापस हो, मतलब जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत हो रहे हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? दर्पण की मुख्य फोकस। मैंने कहा यहाँ से भी प्रकाश गया, ये भी तो टकरा कर वापस होगा भाई साहब। जब ये वो वापस हो रहे हैं तो आपको पता दिख रहा है कि दर्पण के देख रहे हैं आप कि परावर्तन के पश्चात दर्पण से टकरा कर वापस हो रही है, और जब वापस हो रही है तो किसी न किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत हो रही है, वो भी यहाँ पे मुख्य अक्ष पे। तो जहाँ जिस बिंदु पर मिलेंगी वही दर्पण का क्या होगा? फोकस बिंदु होगा। क्या होगा? फोकस बिंदु, जिसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं? एफ से। ठीक, बात समझ में आया? अब आप कहेंगे सर आप तो अवतल दर्पण में बना दिए, उत्तल दर्पण में बताइए कैसे हुआ। तो मैंने कहा कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे क्या कहते हैं? दर्पण की मुख्य फोकस। ठीक,
अब देखिए मैंने इस पे भी बनाया। अब देखिए आप कहेंगे सर ये तो टकरा कर वापस हो जा रही है बाहर, तो कहाँ मिलेंगी? तो आप टेंशन मत लीजिए, मैंने कहा कि एक प्रकाश और ले लिया हमने, ये भी टकरा कर क्या हो जा रही है? वापस हो जा रही है। ठीक, यहाँ से भी ले लिया, ये भी टकरा कर वापस हो जा रही है। यहाँ से ले लिया, ये भी टकरा कर वापस हो जा रही है। ठीक, अब देखिए मैं कहूँ कि अगर इसको कोई आभास कराया जाए, मतलब पीछे की तरफ इसको लेके जाया जाए, तो आप कहेंगे पीछे की तरफ लेके जाइए सर। तो मैंने लेके गया, अब इधर से भी लेके आया, तो आप देखिए किसी ना किसी बिंदु पर मिल रही है प्रकाश की किरणें। जिस बिंदु पर मिलेंगी उसी को क्या कहेंगे? फोकस बिंदु। ठीक, उम्मीद होगा आपको ये समझ में आएगा फोकस बिंदु किसे कहते हैं। ठीक, अब देखिए, अब यही बता देते हैं आपको हम फोकस दूरी किसे कहते हैं। क्या? फोकस दूरी। देखिए अब हेडिंग, छोटी सी हेडिंग डाल लीजिएगा, फोकस दूरी, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ। ठीक, क्या होता है? फोकल लेंथ। अब देखिए, अब परिभाषा लिखने की जरूरत नहीं है, परिभाषा नहीं आती, आपको समझना है फोकल लेंथ क्या होता है। आप सिंपली कह सकते हैं मुख्य ध्रुव तथा फोकस के बीच की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्रुव तथा फोकस के बीच की दूरी को ध्रुव तथा फोकस की बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्रुव तथा फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, जिसे स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, आपको फोकस दूरी भी समझ में आ गया होगा और मुख्य फोकस भी समझ में आ गया होगा। ठीक, अब आइए हम एक चीज़ और बता देते हैं आपको, सिंपली एक चीज़ और क्या बता देते हैं, फोकस तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध कुछ होता है। फोकस तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध। क्या? फोकस तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध। ठीक, फोकस तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध क्या होता है आपको बताते हैं। एफ और आर में संबंध। ठीक है, एफ और आर में संबंध मतलब फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध क्या होता है। आप सिंपल सी भाषा में कह सकते हैं फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। क्या होती है? आधी। ठीक, फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं? R = 2F या F बराबर क्या लिख सकते हैं? R/2। ठीक, तो उम्मीद होगा आपको हमारी बात समझ में आई होगी और फिर आपसे हम मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।